नमस्कार, पोल पाथ में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज की प्रैक्टिस का टॉपिक है राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद एवं न्यायिक व्यवस्था। वीडियो बहुत लंबी होने वाली है क्योंकि ये टॉपिक वास्ट है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है और इसमें हमने सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है इंक्लूड किए हैं। यकीन मानिए जितनी लंबी ये वीडियो है उसका ट्रिपल फोरपल टाइम मुझे इसके क्वेश्चंस को एनालिसिस करने में लग जाता है। उसके बाद ये क्वेश्चन आपके सामने रखे जाते हैं। पूरा टॉपिक इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जो फैक्ट क्वेश्चन से बच जाएंगे उन्हें हम लास्ट में डिस्कस करेंगे एज ए नोट्स। तो ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ये वेरी इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो मैं चाहूँगी कि आप पेन पेपर के साथ बैठें और इस टॉपिक के शॉर्ट नोट्स तैयार कर लें। एग्ज़ाम के एक दिन पहले ये रामबाण की तरह काम करेंगे और आप बिल्कुल एक्यूरेट आंसर कर पाएंगे। इस मैराथन सीरीज में एमपी वर्ग 1 के पेपर से पहले सारे टॉपिक कवर करूंगी मैं। राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक चिंतक के लिए आप प्लेलिस्ट चेकआउट करें, वहाँ पर हमने टॉपिक वाइज सारी चीज़ें लगा रखी हैं। डिस्क्रिप्शन में ये प्लेलिस्ट लगी हुई है और वहीं पर टेलीग्राम लिंक भी दिया गया है, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और क्योंकि ये सारी जो PDF हैं प्रैक्टिस की, जो महामैराथन की और ये जो कोर्स वीडियोज़ में देती हूँ, तो इनकी PDF मैं वहाँ पर अपलोड कर देती हूँ, तो वहाँ से आप PDF फॉर्म में जो है ले सकते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि इस समय मैं 2 या 2 से अधिक भी वीडियो डाल देती हूँ। जितनी तैयार हो जाती हैं मुझे खुद भी नहीं पता होता है कि मैं कितनी वीडियोस और कब डालूँगी, टाइम का भी नहीं पता होता है। और क्योंकि जब ये तैयार हो जाती हैं तब डाल देती हूँ। मैं काफ़ी जो है एनालिसिस करके डालती हूँ, तो काफ़ी मुझे टाइम लग जाता है। मुझे लगता है क्वेश्चन आपके सामने जो जाएँ वो इम्पोर्टेंट जाएँ। प्लस मैं बताना चाहूँगी कि मेरे चैनल पर TGT, PTG एंड ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स जो हैं उनका फुल कोर्स मैं देती हूँ। तो आप चैनल को आगे अगर आपको कोई प्रिपरेशन करनी है टीचिंग एग्ज़ाम की, तो उस लिए भी आप पॉलिटिकल साइंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरी वीडियोज़ को अपने दोस्तों में शेयर करिए प्लीज़, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। बहुत एनालिसिस के बाद मैं सारी चीज़ें देती हूँ, तो आपके जो आपके दोस्त हैं आप उनमें जो है ये वीडियो हमारी शेयर कर सकते हैं। और एक बात और, मैं चाहती हूँ कि कुछ दूसरे टीचर्स भी मैं अपने चैनल पर लेकर के आऊँ, जो कि आपको फ्री में कुछ जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उनका कंटेंट दे सकें। तो इसके लिए आपके सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी हमेशा से। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संसद के माध्यम से लोक व्यय पर नियंत्रण स्थापित। संसद किसके माध्यम से लोक व्यय पर नियंत्रण स्थापित करती है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो संसद जो है किसके माध्यम से लोक व्यय पर नियंत्रण स्थापित करती है? क्वेश्चन ये है। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है D सही हो जाएगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। ये भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग का प्रमुख और सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख संरक्षक है। तो ये जो है भारतीय जो लेखा परीक्षक और जो ये लेखा विभाग है इसका प्रमुख क्या है? संरक्षक है। ऑप्शन D यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लोकसभा के स्पीकर के बारे में निम्न में से क्या सही नहीं है? नहीं पर हमें ध्यान देना है। वह कतिपय समितियों का पदेन अध्यक्ष होता है। वह भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष होता है। उसको हटाने के लिए जब सदन में प्रस्ताव लाया जाता है तो वह अपना वोट नहीं डाल सकते हैं। वह सदन का संवैधानिक एवं अलंकारी प्रमुख होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है C सही होगा। उसको हटाने के लिए जब सदन में प्रस्ताव लाया जाता है तो वो अपना वोट नहीं डाल सकता है। ये गलत है, क्योंकि वो अपना वोट डाल सकता है लेकिन निर्णायक मत जो है नहीं दे सकेगा। वो निर्णायक मत नहीं दे पाएगा, वोट डाल सकता है। तो जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अपने बीच में से ही जो सदस्य होते हैं उसी में से चुनते हैं। और जो ये लोकसभा अध्यक्ष कह लें या स्पीकर जो होता है, ये
कई समितियों का पदेन अध्यक्ष होता है और भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष होता है। और तो ये सब जो हैं समितियों का पदेन अध्यक्ष, संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष होता है और संवैधानिक एवं अलंकारी प्रमुख होता है। तो ये सारी बातें जो है सही हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है गलत हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है। प्रधानमंत्री सदन के नेता और वास्तविक कार्यपालक होते हैं। राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार करते हैं। प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या कुल लोकसभा सदस्यों के बाहर 12% से अधिक नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रपति क्षमा करने की अपनी शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करते हैं। तो यहाँ पर जो है आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो है ऑप्शन सी जो है यही नहीं सही है, क्योंकि प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या कुल लोकसभा सदस्यों के 12% नहीं 15% होती है। तो ये ऑप्शन जो है क्या है, गलत है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो रहा है। बाकी क्या है कि जो ये राष्ट्रपति है अपने कर्तव्यों का निर्वहन प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार, यानी कि जो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह पे करेगा, ये वास्तविक कार्यपालक होता है। और मंत्रिपरिषद की सलाह पर क्या है, क्षमा करने की अपनी शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति करता है। ये सभी जो है सेंटेंस सही है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का लोकसभा में केवल एक सदस्य है, यानी कि कितने राज्य, यहाँ पर कितने राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का लोकसभा में केवल एक सदस्य है, 7 है या 8 या 9 या 10। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा 8। जो 8 राज्य हैं उनको हम देखेंगे कौन कौन से हैं। 8 राज्यों के और साथ में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं लोकसभा में केवल एक सदस्य हैं। तो कौन से 8 हैं केंद्र शासित प्रदेश, तो आप जानते ही हैं। राज्यों की बात कर लेते हैं, कौन से 8 राज्य हैं जिनसे जो है एक सदस्य पहुंचता है। तो चंडीगढ़ हो जाएगा, चंडीगढ़, सिक्किम, और क्या है लद्दाख, जो कि अब बन गया है यूनियन टेरिटरी लद्दाख। और अगला हो जाएगा मिजोरम। ये पूरी संख्या है केंद्र जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये इनको जो है इनकी इतनी 8 संख्या है, इतने 8 जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पहुंचते हैं। तो कौन कौन से, सिक्किम, लद्दाख, मिजोरम, नागालैंड और अंडमान एवं निकोबार, अंडमान एवं निकोबार और पुदुचेरी और लक्षद्वीप। तो ये क्या है, ये सारे क्या हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो 8 हैं, इनसे एक एक सदस्य जो है कहाँ पहुँचता है, लोकसभा में पहुँचता है। केवल एक सदस्य पहुँचता है। चंडीगढ़, सिक्किम, लद्दाख, मिजोरम, नागालैंड और अंडमान निकोबार और पुदुचेरी और लक्षद्वीप। इनमें हम देख लेंगे कौन कौन से जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वो भी एक तो चंडीगढ़ हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश, एक ये हो जाएगा। दूसरा अगर हम बात करें लद्दाख की तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तीसरा अगर हम बात करें चंडीगढ़ हो गया, लद्दाख हो गया और पुदुचेरी ये भी हो जाएगा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश जो है ये भी हो जाएगा। और फिर हम लक्षद्वीप की बात करें तो ये भी केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश जो है ये भी हो जाएगा। और ये हो जाएगा निकोबार भी जो है क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश में आ जाएगा। तो कितने हो गए, चंडीगढ़, लद्दाख और अंडमान निकोबार और पुदुचेरी, लक्षद्वीप, ये कितने 5 हो गए। 5 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ से एक एक सीट जो है लोकसभा में केवल एक सदस्य पहुँचता है।
और हम बात करें तो बचे हुए कौन से हैं, सिक्किम, मिज़ोरम, नागालैंड। तो ये 3 राज्य हैं जहाँ से 1 सीट है। तो ये हमारे टोटल हो गए केंद्र राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का जो लोकसभा में केवल 1 सदस्य है, तो ये हो गए 8। चलिए हम देखते हैं, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, एक बार समझ लेंगे तो अच्छे से आप हमेशा आंसर कर पाएंगे, इसलिए इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। चलते हैं आगे देखेंगे हम। लॉर्ड सभा की अध्यक्षता कौन करता है? लॉर्ड चांसलर, स्पीकर या महान्यायवादी या प्रधानमंत्री, कौन करता है? तो जो लॉर्ड सभा है, लॉर्ड सभा, इसकी अध्यक्षता जो है लॉर्ड चांसलर करता है। ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, ये यूके की यानी कि यूनाइटेड किंगडम की क्या है, सर्वोच्च विधायी संस्था है, और जो ब्रिटेन के सभी राजनीतिक निकाय पर जो है अंतिम शक्ति है ये। और जो संसद में क्या होता है कि यहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स जो है, ये 2 हैं। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्या है, उच्च सदन है, देख लेते हैं। जो हाउस ऑफ लॉर्ड एंड हाउस ऑफ कॉमन्स, तो जो हाउस ऑफ लॉर्ड है तो ये क्या है, उच्च सदन है, उच्च सदन है। और हाउस ऑफ लॉर्ड क्या है, ये जो है हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है, ये निम्न सदन है, निम्न सदन है। तो इसे जो उच्च सदन है, इसी की अध्यक्षता लॉर्ड चांसलर करता है। देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन जो है ए सही हो रहा है। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का 79वां संशोधन, जो कि 99 में संशोधन अधिनियम 99 से संबंधित जो है नीचे सेंटेंस दिए गए हैं, तो कौन सा सेंटेंस इस अधिनियम से संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध से है ये अधिनियम संबंधित, या राजनीतिक दलों की स्थापना से है, या भाषाओं से है, या लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से है? तो जो 97वां संशोधन अधिनियम 99 है, ये जो है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है। इसमें होता क्या है कि जो ST SCs जो कास्ट हैं, इनका तथा एंग्लो इंडियन का लोकसभा और राज्य विधानसभा में 10 वर्षों के लिए आरक्षण बढ़ा दिया जाता है। तो मतलब इसमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ जो है उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है, यानी कि आगे बढ़ा दिया जाता है 10 वर्ष के लिए। और ये होता है हर 10 वर्ष बाद होता है। और अभी जो है एंग्लो इंडियन को जो 2019 में किया गया था, इसको एक्सटेंशन दिया गया, तो उसमें एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है, सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति को ही आरक्षण मिला है, एंग्लो इंडियन का चैप्टर ख़त्म कर दिया है। तो ये 10 वर्ष के लिए यहाँ पर बढ़ाया था इन्होंने। तो ये मतलब हमारे संविधान में ही सारी चीज़ें थी, लेकिन वो क्या होता है कि 10 वर्ष के लिए वो बढ़ती जाती हैं। हर 10 वर्ष बाद जो है आगे फिर 10 वर्ष के लिए उसको बढ़ा दिया जाता है, बस यही है। तो 97वां संशोधन। चलिए आगे देखेंगे हम। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एंग्लो इंडियन को कब हटाया है, तो वो भी आपको जो है पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो रिसेंट की पॉलिटी है, तो राजनीति से संबंधित जो चेंजेज हुए हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन से अनुच्छेद की बात हो रही है जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है राष्ट्रपति को? तो ऑप्शन है 147, 148, 149 या 150। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 148। तो 148 ही वो अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है। यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि सर्वप्रथम लॉर्ड कैनिंग ने महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया था। तो अगर ये क्वेश्चन भी आ सकता है, सर्वप्रथम लॉर्ड कैनिंग ने क्या है, ये जो महालेखा परीक्षक का पद सृजित किया, यानी कि बनाया। ठीक है, एक ये फैक्ट हो गया इससे संबंधित। और दूसरा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान द्वारा महालेखा परीक्षक को
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की संज्ञा दी गई, यानी कि इस पद से इसको जनरेट किया गया। तो स्वतंत्रता बाद क्या है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो कि यहाँ पर दिया ही हुआ है, ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इस पद से क्या है, स्वतंत्रता बाद ये दे दिया गया, स्वतंत्रता बाद, ठीक है, ये नाम दे दिया गया। और ये लॉर्ड कैनिंग द्वारा महालेखा परीक्षक पद का सृजन कब किया था, 1857 में। तो यहाँ हम कर लेते हैं इसको 1857 में, ठीक है। तो ये जो है ये हो गया। और इसको क्या किया कि जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की बात एक संवैधानिक अधिकारी का दर्जा दिया गया, यानी कि ये एक संवैधानिक अधिकारी है। कौन, जो नियंत्रक वो महालेखा परीक्षक है, तो संवैधानिक अधिकारी है। कुछ ये मेन पॉइंट जो है आप पकड़ लेंगे तो सारे आंसर कर पाएंगे। संवैधानिक अधिकारी है, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संवैधानिक अधिकारी है। और भाग 5 में इससे संबंधित अनुच्छेद हैं। संविधान के भाग 5 में कहाँ से 148 से 151 तक क्या किया गया है, जो ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में प्रावधान किया गया है। तो ये हो गई इससे जो है इम्पॉर्टेंट बातें। क्वेश्चन ज़्यादातर बस इतने से ही आता है जो फैक्ट वाले हैं। बाकी कॉन्सेप्चुअल आप इसके बारे में जानते हैं तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप आंसर तो कर ही लेंगे। फैक्ट में बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखेंगे हम। इन सब के नोट्स बनाते रहिए। एक जगह नोट्स बनाएंगे तो आपको सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से याद होंगी। रिवीजन कर पाएंगे तो चीज़ें जो है अच्छे से एग्ज़ाम में आंसर कर पाएंगे। बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आपका एग्ज़ाम अब कुछ बचा नहीं है, बस 5 दिन समझ लीजिए बचे हैं। इसका यूज अच्छे से कीजिए। तो अगला है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। कब होती है? संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में, धन विधेयक के संबंध में, या साधारण विधेयक के संबंध में, या भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में संयुक्त बैठक की बात हो रही है। तो आप सभी को पता है, पीजीटी लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं जो लोग, उनको पता है ये चीज़ अच्छे से, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो रखा है मैंने। तो इसका जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, साधारण विधेयक के संबंध में। इसमें होता क्या है कि जो है जब कोई साधारण विधेयक एक सदन से पारित होकर के दूसरे सदन में अटक जाता है, यानी कि दूसरा सदन उस जो है विधि पर असहमत हो जाता है, तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो राष्ट्रपति किसके 108 के तहत जो है राष्ट्रपति क्या है, संयुक्त बैठक जो है बुलाते हैं। और अध्यक्ष, अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो स्पीकर, यानी कि लोकसभा जो होता है, अध्यक्ष होता है लोकसभा का, वो जो है इसकी अध्यक्षता करेगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया। कब बनाया गया? संघीय मंत्रिमंडल के निर्माण द्वारा, संविधान में संशोधन द्वारा, संसद द्वारा पारित कानून द्वारा, या भारत के राष्ट्रपति के एक आदेश द्वारा। तो राष्ट्रीय महिला कानून जो है संसद के द्वारा पारित कानून के द्वारा ये बनाया गया है। और जो महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में हुई थी। तो जो है ये अधिनियम कब आता है? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम जो है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब आता है? ये आता है 1990 में आता है। और इसकी लेकिन जनवरी स्थापना कब होती है? जनवरी 1992 में इसके कानूनी निकाय के रूप में महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी संरक्षण की समीक्षा हेतु इसकी स्थापना कब की गई थी? 1992 में की गई थी। तो स्थापना की बात करें तो ये जनवरी 1992 में इसकी स्थापना, अधिनियम आता है 1990 में और स्थापना जनवरी 1992 में की गई थी, महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी संरक्षण की समीक्षा हेतु। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत में केंद्रीय वित्त मंत्री बजट पेश करता है। कहाँ करता है?
ये राज्यसभा में किया जाता है, लोकसभा में, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में, या राष्ट्रपति के समक्ष। कहाँ पर जो है बजट पेश करता है, तो ये लोकसभा में करता है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, लोकसभा में करता है। जो ये बजट वार्षिक वित्तीय आय तथा व्यय का विवरण होता है इसमें। और अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान में इसका प्रावधान कहाँ है, तो 112 में है। 112 अनुच्छेद 112 में इसका प्रावधान किया गया है। और इसमें जो है बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण। तो ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि पूछ लेगा कि संविधान में किस शब्द से जो है कौन से शब्द दिए गए हैं इस बजट के लिए, तो वार्षिक वित्तीय विवरण, इस शब्द से जो है इसको उल्लेखित किया गया है अनुच्छेद 112 में। ठीक है, देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्न में से कौन त्रुटिपूर्ण है? निर्वाचक मंडल, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, या एकल संक्रमणीय मत पद्धति, या सूची पद्धति? कौन सा जो है त्रुटिपूर्ण है? तो यहाँ त्रुटिपूर्ण की बात हो रही है, हम देखेंगे तो सूची पद्धति। ये जो है ये नहीं, इसके निर्वाचन मंडल में ये पद्धति नहीं काम करती है, सूची पद्धति। देखेंगे जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 54 है, अनुच्छेद 54 है, इसमें क्या है कि ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा तो उसका निर्वाचक मंडल कैसे होगा, मतलब कौन कौन से लोग उसमें सम्मिलित होंगे। तो एक तो आ जाएगा, पहला निर्वाचक मंडल की बात हो रही है, निर्वाचक मंडल पहला आ जाएगा। क्या आ जाएगा? संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य आ जाएंगे। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य आ जाएंगे। ठीक है, फिर जो राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य आ जाएंगे। तो जो राज्य विधानसभा हैं इनके जो है निर्वाचित सदस्य आ जाएंगे। ठीक है, और तीसरा क्राइटेरिया क्या है कि राज्य विधानसभाओं के ये केंद्र शासित प्रदेश जो कि दिल्ली और पौंडीचेरी के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य आ जाएंगे। तो दिल्ली और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी के सभी जो है निर्वाचित सदस्य यहाँ से भी आ जाएंगे, और तो ये इन सब चीज़ों से जो है मिलकर के इतने लोग इसमें शामिल होंगे। और अगर हम पद्धति की बात करें तो फिर आगे क्या है, अनुच्छेद कब 55 में, अनुच्छेद 55 में इसकी पद्धति के बारे में बात किया जाता है कि किस रीति से वर्णन जो है होगा। तो निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा और गुप्त मतदान होगा। तो कैसे होगा? अनुपातिक होगा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति होगी और गुप्त मतदान होगा, और सूची प्रणाली की इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये ऑप्शन जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। और ये जो है तो इसमें क्या है कि एक तो ये आ जाएगा और दूसरा ये भी आ जाएगा, इन दोनों के द्वारा जो है, और साथ में गुप्त मतदान आ जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 55 में क्या क्या बताया गया है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, साथ में गुप्त मतदान। तो इस तरह से इस पद्धति के द्वारा ये पद्धति है और ये निर्वाचक मंडल है। तो ऐसे जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। इतना ही इम्पोर्टेंट है, इतना अगर आप ध्यान में रख लेंगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे। और ऐसा कुछ यहाँ रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ा सा चीज़ों को देखना है। चलिए आगे देखेंगे हम। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। कैसे? केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, संसद की संयुक्त बैठक में, या केवल राज्यसभा में। तो बात यहाँ उपराष्ट्रपति की हो रही है, राष्ट्रपति की नहीं हो रही, ये ध्यान रखना है। तो बात उपराष्ट्रपति की हो रही है। तो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पर? केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है ये राज्यसभा का सभापति होता है। तो जो है, और इसमें क्या होगा कि ये ऐसे प्रस्ताव से हटाया जाएगा जिसमें राज्यसभा के जो समस्त सदस्यों का बहुमत से जो अगर
पारित हो गया कोई प्रस्ताव और उसमें फिर लोकसभा की सहमत, तो राज्यसभा जो है, राज्यसभा अगर बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देगी, प्लस लोकसभा, जो लोकसभा है, लोकसभा की सहमति, ये दो आधार हैं इसको जो है हटाने के लिए। चलिए आगे देखेंगे। अगला है, भारत की संचित निधि से धन निकासी का प्राधिकार प्राप्त होता है। तो संचित निधि से धन निकासी का अधिकार किसको प्राप्त होता है? भारत के राष्ट्रपति से, तो और या भारत की संसद से ये अधिकार प्राप्त होता है, या भारत के प्रधानमंत्री से, या केंद्रीय वित्त मंत्री से। तो ऑप्शन जो है बी, भारत की संसद से जो है ये प्राधिकार प्राप्त किया जा सकता है। और ये अनुच्छेद जो है 266 का सबसेक्शन हुआ यहाँ पर, 266 का सबसेक्शन 1 में ये प्रावधान किया गया है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की संसद मंत्रिपरिषद के कार्यों पर इनके माध्यम से नियंत्रण स्थापित करती है। जो भारत की संसद है वो मंत्रिपरिषद के कार्यों पे किन किन माध्यम से जो है नियंत्रण स्थापित करती है? तो स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, पूरक प्रश्न, और आपको नीचे जो है कुछ कोड भी दिए गए हैं, तो वो भी आपको देखना है। तो यहाँ पर है 1, 2, 3, 1, 3 या 1, 2, कौन कौन से जो हैं? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1 और 2। यहाँ पर 1 और 2 जो है, यानी कि पहला और दूसरा जो है सही हो जाएगा। ये जो स्थगन प्रस्ताव है, इसमें क्या होता है कि संसद में सार्वजनिक हित के जो अति आवश्यक मामले होते हैं तो उसको संसद का ध्यान आकर्षित करने के लिए इसको प्रस्तुत किया जाता है। और इसमें स्थगन प्रस्ताव इसलिए है कि थोड़ी देर के लिए संसद की कार्यवाही को स्थगित करके भी ये प्रस्ताव लाए जाते हैं। और इसमें जो है इसको स्वीकार किए जाने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। दूसरा होता है प्रश्नकाल। तो प्रश्नकाल में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं और मंत्रीगण जो है उत्तर देते हैं। प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं, तारांकित और अतारांकित और अल्प सूचना नोटिस। तो इसमें जो है ये प्रश्न जो हैं पहले मौखिक रूप में इनका उत्तर मांगा जाता है और इसके बाद जो है पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पूरक प्रश्न जो है इसी का एक क्या है, सब पार्ट है, इसी के अंतर्गत आता है। तो इसलिए आपके 2 ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। पूरक प्रश्न इसी का पार्ट है और तो यहाँ पर 2 ऑप्शन, स्थगन प्रस्ताव और प्रश्नकाल, 2 जो है पूरे हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसलिए यहाँ पर सही हो रहा है। आगे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? तो सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व की बात हो रही है लोकसभा के प्रति। अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 74 या अनुच्छेद 75 या अनुच्छेद 76। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 जो है स्पष्ट रूप से ये कहता है कि मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखेंगे यहाँ पर जो है अनुच्छेद 74 भी इम्पोर्टेंट है, तो ये देख लीजिए। 75 तो क्या है, सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व की बात करता है, जबकि 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रधान जो है प्रधानमंत्री होगा। तो ये राष्ट्रपति को सलाह के लिए जो है मंत्रिपरिषद होगी, ऐसी बात करता है ये। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। आप जो है नोट्स बनाते रहेंगे, जो भी आपको न्यू लगे, जो भी लगे कि थोड़ा कंफ्यूजिंग है, भूल जाते हैं, तो उसके कॉम्पैक्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स पक्का बनाइए। अभी आपके पास 5-6 दिन है, तो जितना भी आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं बनाइए। जब आप बना लेंगे और लास्ट टाइम में कई बार रिवाइज करके जाएंगे, तब आपको जो मैं बता रही हूँ उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ जाएगी। अभी बस आप कर लीजिए। अगला है, निम्नलिखित कार्याधिकारियों पर विचार कीजिए। इनको क्या है, प्राथमिकता के आधार पर इनको सही क्रम में लगाना है। कैबिनेट सचिव हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, कैबिनेट
केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं और भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इनको जो है लगाना है क्रमानुसार में। तो अब हम देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसमें बहुत कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। तो सबसे पहले नंबर पे कौन आएंगे? ये जो हमारे भारत के राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति, ये पहले नंबर पे आ जाएंगे। ये वरीयता क्रम में जो है एक प्रोटोकॉल सूची है, तो इसको आप पीजीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन कभी आ भी सकता है और आया भी है, ऐसा नहीं है। अब धीरे धीरे जो है क्वेश्चन का लेवल अप हो रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो और भारत के उपराष्ट्रपति, दूसरा नंबर कौन है? उपराष्ट्रपति, साथ में लिखते जाइए आप भी। तीसरा कौन है? भारत का प्रधानमंत्री हो जाएगा, तो तीसरा जो है पीएम हो जाएगा। फिर क्या है? जो चौथा है वो राज्यों के राज्यपाल आ जाएंगे, अपने अपने राज्य के जो राज्यों के राज्यपाल हैं, तो राज्यपाल लिख लेते हैं, वो राज्यों के ही होते हैं, आप सभी को पता है, तो राज्यपाल आ जाएंगे। और फिर 5वें नंबर पर देखिए, जो पूर्व राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति हैं, यानी कि जो भूतपूर्व हैं, पूर्व, देखिए जो मतलब बन चुका है उसकी भी अहमियत कितनी है। तो 5वें नंबर पे पूर्व राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, ये भी आ जाएंगे। अब देखिए छठे से, ये तो हो गया एक क्रम में, भाई राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, और उसके बाद 5वें नंबर पे पूर्व राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति आ जाएंगे। छठे से आपको ध्यान देना है। छठे नंबर में भारत का मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष, ये दोनों बराबर आते हैं। तो छठे नंबर पे कौन आएगा? जो है मुख्य न्यायाधीश, इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश। और कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है। तो ये दोनों 6 नंबर पर आते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर जिसे आप कहते हैं, ये 6 नंबर पर आ जाएंगे। 7वें नंबर पे कौन आ जाएगा? संघ के कैबिनेट मंत्री आ जाएंगे, और जो उप प्रधानमंत्री हैं, राज्यसभा एवं लोकसभा में विपक्ष के जो नेता हैं, भारत के नीति आयोग का उपाध्यक्ष है, ये सभी जो है 7वें नंबर पे आ जाएंगे। तो ये आ जाएंगे संघ के कैबिनेट मंत्री, संघ के कैबिनेट मंत्री आ जाएंगे, और उप प्रधानमंत्री आ जाएंगे। पहले जो ये पद होता था, राज्यसभा एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता आ जाएंगे, तो विपक्ष के ये नेता आ जाएंगे, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष आ जाएंगे। तो जो नीति आयोग, योजना आयोग को मतलब हटा करके नीति आयोग बना है, नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं, तो ये भी इसी में आ जाएंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो हैं, उपाध्यक्ष, तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? पीएम होता है, तो उसको हमने पहले गिन लिया। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है 7वें नंबर पे आ जाएंगे। विपक्ष के नेता आ जाएंगे लोकसभा और जो है इसमें राज्यसभा में, ये 7 हो गया। 8वां देखेंगे, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये आ जाएंगे। तो 8वें में कौन आ जाएगा? जो सुप्रीम कोर्ट के हैं न्यायाधीश आ जाएंगे, यानी सारे न्यायाधीश आ जाएंगे, न्यायाधीश। और जो ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये आ जाएंगे। और 9वें पे राज्यसभा के सब उपसभापति, लोकसभा का उपाध्यक्ष, योजना आयोग के सदस्य, राज्यों के उप मुख्यमंत्री, संघ के राज्य मंत्री, ये आ जाएंगे। 10वें में भारत के अटॉर्नी जनरल, कैबिनेट सचिव और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो ये इनकी जो है सूची है, किसमें? वरीयता क्रम में। तो इसमें से देख लीजिए, अब आपका सबसे पहले जो है, जो जितने दिए हुए हैं, तो इसमें आ जाएंगे सबसे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश आ जाएंगे, ये पहला हम कर लिया। फिर उसके बाद आ जाएंगे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, ये दूसरा कर लिया। फिर आ जाते हैं हमारे निर्वाचन आयुक्त, तीसरा कर लिया। उसके बाद में जो है कैबिनेट सचिव वगैरह, ये बाद में आ जाते हैं। तो ये हमने इनको कर लिया चौथा, यानी कि 4। तो ऑप्शन जो है 4 3 2 1, 4 3 2 1,
ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 9वें नंबर पे हम थोड़ा देख ही लेते हैं, एक दो को देखेंगे। राज्य के उपसभापति, लोकसभा का उपाध्यक्ष, तो जो है उपसभापति और जो उपाध्यक्ष होता है कहाँ का, लोकसभा का, ये सभी आ जाते हैं। 10 में भारत के अटॉर्नी जनरल, कैबिनेट सचिव और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो 10वें नंबर पे हमारा जो है ये कैबिनेट सचिव हैं, ये 10वें नंबर पे आ जाते हैं। कैबिनेट सचिव ये सब जो हैं, अटॉर्नी जनरल, ये सारे जो हैं 10वें नंबर पे आ जाएंगे। चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो गया है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य कितने न्यायाधीशों से मिलकर बनता है, यानी कि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं, तो 25 होते, 33 होते, 31 होते या 26 होते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आज की डेट में टोटल 34 न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश को लेकर के 34 न्यायाधीश टोटल हैं। कहाँ पर, सर्वोच्च न्यायालय में। और सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में प्रावधान कहाँ दिया गया है, जो संविधान का अनुच्छेद 124 के सबसेक्शन 1 में जो है इसका प्रावधान किया गया है। किसका, जो है सर्वोच्च न्यायालय का, ठीक है। और इसके जो है जब ये बना था तब इसमें जो है न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीशों को मिलाकर कुल संख्या 8 रखी गई थी। तो शुरुआत में टोटल संख्या 8 थी, ये भी आपको याद रखने वाली बात है कि टोटल संख्या जो है 8 थी, 7 जो है अन्य थे और एक जो है मुख्य था, मुख्य न्यायाधीश जो है एक था। तो शुरुआत में इसकी टोटल संख्या 8 थी। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, क्षेत्राधिकार, न्यायाधीशों के वेतन, शर्तें, ये सब जो है निश्चित कौन करता है, संसद करती है। तो संसद के पास अधिकार है और इसी शक्ति को जो है प्रयोग करते हुए संसद ने समय समय पर इनकी संख्या में वृद्धि की है। और वर्तमान में क्या है, इनकी संख्या कितनी है, 34 है। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, पहले जो है स्टार्टिंग में 8 से हुई थी, 7 और एक मुख्य, और अभी क्या है जो है एक तो मुख्य न्यायाधीश हो गया और 33 जो है अन्य हो गए। टोटल कितने हो रहे हैं, 34। आज की संख्या 34 है। चलिए देखेंगे आगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय तथा आदेश के पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है, 135, 136, 137 या 138। तो जो 137 है इसी के द्वारा जो है ये सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय तथा आदेश को पुनरीक्षण करता है, यानी कि पुनरावलोकन उसका करता है, उसका जो है पुनः निरीक्षण करता है। तो अनुच्छेद 137 है, डी पर मैं क्यों कर रही हूँ, 137 देखते हैं। 137 ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। और तो इस अनुच्छेद के तहत होता क्या है कि वो अपने जो पहले के निर्णय हैं उनमें परिवर्तन कर सकता है। जब सर्वोच्च न्यायालय को ये मतलब लगे कि इसके द्वारा दिए गए निर्णय किसी पक्ष के प्रति न्याय नहीं हुआ है, यानी कि किसी पक्ष के प्रति न्याय नहीं हो पाया है उसके निर्णय से, तो भी वो परिवर्तित कर सकता है। या उस विवाद से संबंध कोई नया तथ्य प्रकाश में आ जाए, कुछ नई फैक्ट आ जाए सामने, तो भी वो अपने जो है क्या है निर्णय को तब्दील कर सकता है। और कोई अन्य जो है अगर पर्याप्त कारण है तो वो ऐसा कर सकता है। ऐसा नहीं कि उसने एक बार निर्णय दे दिया तो गलत है चाहे सही है, उसको ज़िंदगी भर ठोकते रहो, ऐसा नहीं है। उसको जो है उसमें सुधार किया जाएगा। उसके विपरीत भी जो है डिसीजन दिए जाते हैं, और ऐसा हुआ है गोकुलनाथ केस में और केशवानंद भारती केस में, ऐसे कई केस हैं जो ऐसा हुआ है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जब वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा के द्वारा पारित नहीं होता है तो बजट में संशोधन किया जाता है, पुनः प्रस्तुत किया जाता है। बजट को राज्यसभा के सुझाव के लिए संदर्भित किया जाता है। केंद्रीय वित्त मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कहा जाता है। प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। अगर वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा के द्वारा पारित नहीं किया जाता है तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र प्रस्तुत करता है। और जो अनुच्छेद 112 है इसी में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है। तो फिर से हम इसको देख लेते हैं। अनुच्छेद 112 में क्या है, वार्षिक वित्तीय, संविधान में इसी शब्द की चर्चा है। तो विवरण
के बारे में प्रावधान किया गया है, उल्लेख किया गया है। ठीक है, और सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे बजट कहते हैं। चलिए हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी निम्न में से किसे माना जाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, मंत्री, विधि एवं न्याय, भारत का महान्यायवादी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये जो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे माना जाता है? जो भारत का महान्यायवादी होता है, इसी को जो है सर्वोच्च विधि अधिकारी माना जाता है। और ये संविधान का जो भाग 5 है, संविधान का भाग 5 में अनुच्छेद 76 के तहत भारत में महान्यायवादी पद का सृजन किया गया है, यानी कि इसकी जो है बातें इसी में की गई हैं। भाग 5 के अनुच्छेद 76 में जो है इसके लिए प्रावधान किया गया है। और ये सर्वोच्च जो है विधि अधिकारी होगा भारत का, और विधिक मामलों पर जो है सरकार को ये सलाह देगा, ये इसके काम है। और उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय दोनों में भारत सरकार का जो है प्रतिनिधित्व भी करता है, ये कर सकता है। और महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो है कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है। तो नियुक्ति इनकी देख लेते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। और एक इसमें आप नोट के रूप में लिख लें, नोट इम्पॉर्टेंट है। क्या है कि जो भारत का महान्यायवादी होता है वो संसद के सदस्य ना होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, किंतु विधेयक पर मतदान का अधिकार नहीं होता है। तो ये क्या करेगा? संसद की कार्यवाही में भाग लेगा, कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन जो क्या है मतदान नहीं करेगा। ठीक है, तो ये मतदान नहीं करेगा और भाग जो है ले सकता है, में भाग ले सकता है। ठीक है, ये हो गया। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है संसद को, उच्च न्यायालयों को, सर्वोच्च न्यायालय को, या सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय को? किसको प्राप्त है? तो जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को, दोनों को ही प्राप्त है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया कि जो मिनर्वा मिल्स वाद था, ये 1980 में हुआ था, तो इसमें इसने बता दिया कि न्यायिक पुनरावलोकन जो है भारतीय संविधान की बुनियादी विशेषता है, यानी कि इसको जो है संविधान संशोधन के जरिए इसको बदला नहीं जा सकता, संसद इसको बदल नहीं सकती है, यानी ये बुनियादी ढांचा के अंतर्गत आता है। तो इसको जो है क्या है, इसको संसद जो है इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। यहाँ पर ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से क्या प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है? प्रदत्त विधायन, स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, शून्यकाल। तो क्या नहीं है? प्रदत्त विधायन नहीं है, या जो और ऑप्शन है वो नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो प्रदत्त विधायन है, तो ये प्रदत्त विधायन किसका? विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है। अगर हम बाकी स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, शून्यकाल इनकी बात करें तो ये सभी नियंत्रण के साधन हैं, और इसके द्वारा जो है क्या करती है कि संसद जो है महत्वपूर्ण कार्य प्रशासन पर नियंत्रण जो है रखती है, यानी कि जो संसद है वो क्या करती है कि एक विधायी नियंत्रण रखती है। तो कौन कौन से हैं इसके? अगर हम देखें तो स्थगन प्रस्ताव हो गया, शून्यकाल हो गया, लेखा परीक्षण हो गया, बजट पर बहस हो गया, ये सारी चीज़ें हैं, प्रश्नकाल हो गया। तो और ये सारी चीज़ें जो हैं क्या है, अविश्वास प्रस्ताव भी इसमें आ जाएगा। तो इन सब जरिए जो है ये सब साधन हैं विधायी नियंत्रण के। चलिए देखेंगे आगे। अगला है विधायी कार्य करने के लिए भारत की संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो विधायी कार्य करने के लिए भारत की संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, संसद का वरिष्ठतम सदस्य, राज्यसभा का सभापति, या लोकसभा का अध्यक्ष? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष। तो ये विधायी कार्य करने के लिए भारत की संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, और 108 के तहत राष्ट्रपति इस जो है संयुक्त बैठक को बुलाता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन।
संसद में पहला लोकपाल विधेयक प्रस्तुत हुआ 1968 में, 1967 में, 1961 में या 1972 में? कब हुआ? तो पहला लोकपाल विधेयक की बात हो रही है कि ये कब हुआ। तो यहाँ ऑप्शन जो है ए सही होगा, 1968 में। 1968 में जो है पहला जन लोकपाल बिल आया था और पेश किया गया था किसके द्वारा? शांति भूषण के द्वारा पेश किया गया था। शांति भूषण इनके द्वारा जो है पेश किया गया था और चौथी लोकसभा में 1969 में जो है इसको पारित भी कर दिया गया था, लेकिन ये राज्यसभा में नहीं हो पाया था पास। उसके बाद कई बार इसको जो है पारित करने की कोशिश की गई, लेकिन ये हो नहीं पाया। फिर अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद ही इसको जो है फाइनली जो है पारित किया गया और 2019 में इसको जो है इसके पहले जो अध्यक्ष हैं वो नियुक्त किए गए हैं। कल की प्रैक्टिस में हमने अध्यक्ष का नाम दिया है, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जो है अध्यक्ष का नाम जो है सेंड करेंगे। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो ये है। और अगर हम लोकपाल शब्द के प्रयोग की बात करें, सबसे पहले किसने किया? जो लोकपाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो ये जो है LM सिंघवी हैं। इन्होंने 1963 में किया था, तो ये भी LM सिंघवी इम्पॉर्टेंट है। LM सिंघवी ने किया था, इतना इम्पॉर्टेंट है। डेट लिखना है, लिख लीजिए 1963 में। ये कोई ज़रूरी नहीं है, बस इतना इम्पॉर्टेंट है। LM सिंघवी ने सबसे पहले जो है प्रयोग इसका किया था। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है सही हो रहा है। शांति भूषण के द्वारा जो है इसको क्या प्रस्तावित किया गया था, पेश किया गया था। ठीक है, देखेंगे आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? संघ और राज्य सरकारों की शक्तियों की व्याख्या है, क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार, या सर्वोच्च न्यायालय का रिट संबंधी, सर्वोच्च न्यायालय का अपीली क्षेत्राधिकार, या सर्वोच्च न्यायालय का विशेषाधिकार? जो संघ और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों की व्याख्या करना है, ये सर्वोच्च न्यायालय का मतलब किस प्रकार का अधिकार है, ये पूछ रहा है इसमें। तो ये सर्वोच्च न्यायालय का क्या हो जाएगा? ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएगा। और जो सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार हैं, ये 131 के अंतर्गत इनका जो है विवरण दिया गया है। और इसके अनुसार जो भारत सरकार एक या एक से अधिक संघ राज्य जो राज्य हैं उनके मध्य अगर कोई विवाद होता है तो ये उसकी निपटाएगा, यानी कि व्याख्या करेगा, उनके विवादों को सुलझाएगा। एक और भारत सरकार और किसी राज्य हैं और राज्य एक या अधिक राज्यों के बीच, एक तरफ भारत सरकार और कुछ राज्य हैं और दूसरी तरफ जो है कुछ और राज्य हैं, तो भी सुलझाएगा। और परस्पर दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में, यानी कि कई राज्यों के बीच में भी विवाद होता है तो सुलझाएगा। यानी कुल मिला के राज्य के बीच में अगर विवाद होता है या संघ और राज्य के बीच में विवाद होता है तो ये जो है सुलझाएगा और मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। 131 अनुच्छेद के अंतर्गत इसका जो है विवरण दिया गया है। आगे देखेंगे हम। भारत के उपराष्ट्रपति संयुक्त राष्ट्र महासभा के वास्तव में भारत के प्रतिनिधि होते हैं या लोकसभा के स्पीकर होते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, वास्तव में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो जो उपराष्ट्रपति होता है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और अनुच्छेद 63 में क्या है कि जो है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो 63 में क्या होता है कि उपराष्ट्रपति के बारे में बताया जाता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये बताते हैं। अगर हम बात करें 64 की तो इसमें उपराष्ट्रपति क्या है, राज्य का पदेन सभापति होगा और वो जो है किसी और लाभ के पद पे नहीं होगा। तो ये 64 क्या है, पदेन जो है क्या है, सभापति की बात करता है। तो पदेन सभापति की बात करेगा। 65 की बात करें तो राष्ट्रपति जो है क्या करेगा कि सभापति के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। अगर वो जो उपराष्ट्रपति है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, यदि राष्ट्रपति का मतलब किसी वजह से उसकी सीट खाली होती है, पोस्ट खाली हो जाती है,
तो क्या करेगा ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, तो जो है उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक नहीं रहेगा। ठीक है, तो जब ये कार्यवाहक के तरह जो करेगा, कार्यवाहक नहीं कहेंगे, यानी कि राष्ट्रपति के रूप में जब कार्य करेगा, अगर कोई सीट खाली होती है तो उस समय जो है ये सभापति के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा, ये बताता है इसमें। चलिए देखते हैं आगे, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे कि संसद समितियों की संरचना किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, मुख्य सचेतक और भारत के राष्ट्रपति। तो संसद समितियों की संरचना की बात हो रही है, तो संसद जो समितियां हैं इनकी जो है, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं अकॉर्डिंग टू यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं, और मुख्य सचेतक, इनके द्वारा जो है इनकी क्या है संरचना की जाती है, निर्धारित की जाती है, इनकी संरचना जो है निर्धारित की जाती है। तो यहाँ पर पहला और ये तीसरा, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, पहला तीसरा। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इनको जो है, जो ये संसदीय समितियां हैं, संसद की समितियां हैं, इन्हें क्या बोला जाता है? मिनी सदन बोलते हैं, मिनी सदन कह लें, सदन, छोटी संसद बोलते हैं, क्योंकि इनका बहुत ही जो है महत्वपूर्ण रोल होता है, छोटी संसद। ठीक है, तो कुछ भी बोल सकते हैं, ये इनका मतलब एक इनको संज्ञा दी गई है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए हम देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट में शिक्षा मंत्री कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर पहले कैबिनेट की बात हो रही है, जो कि नेहरू जी की थी। तो पहले कैबिनेट में नेहरू सहित जो है 16 सदस्य थे। इसमें देखें तो एक महिला जो थी, इनको भी नाम आपको पता होना चाहिए, राजकुमारी अमृत कौर, ये महिला सदस्य थी अकेली। तो ये लिख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, राजकुमारी अमृत कौर, ये महिला सदस्य थी जो पहली ये कैबिनेट में महिला सदस्य थी, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। और जो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, ये क्या थे? ये शिक्षा मंत्री थे, और इनका जो है जन्म 11 नवंबर को हुआ है। तो 11 नवंबर को इनके जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो ये भी देख लीजिए, 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो 11 नवंबर को क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में। तो देखेंगे आगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक संबंधी विशेष प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 109 में, 105 में, 212 में या 249 यानी कि 249 में। तो यहाँ पर धन विधेयक की बात हो रही है कि धन विधेयक संबंधी विशेष प्रक्रिया का वर्णन किस में किया गया है? तो अनुच्छेद जो है 109 में जो है इस प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। और जो 110 है, अनुच्छेद 110 है, तो इसमें क्या है? परिभाषा के बारे में बताता है। ये जो धन विधेयक की परिभाषित करता है। तो ये दोनों जो है अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है, और इनको आप नोट डाउन कर लें। 105 क्या कहता है? 105 कहता है संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों की समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि का वर्णन करता है। तो जो संसद के संसद के सदन और उनके सदस्यों और उनकी समितियाँ, ये सब इसमें आ जाते हैं। और 212 की बात करें तो न्यायालयों के द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियाँ, ये सब इसमें आ जाती हैं। और 249 तो फेमस है ही और इम्पॉर्टेंट भी है, ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। 249 इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो है राज्य सूची के विषय पर संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति है का प्रावधान किया गया है। तो क्या है? राज्य सूची के विषय पर संसद की, अगर राष्ट्रीय हित में है तो संसद की विधि निर्माण शक्ति का प्रावधान है। विधि निर्माण शक्ति के बारे में जो ये बात बताता है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
राज्यसभा में स्थानों की दृष्टि से सही समूह पहचानिए। उत्तर प्रदेश राज्यसभा में स्थानों की मतलब कितने कितने स्थान जो है किस किस प्रदेश को मिले हैं। 35 राज्यसभा, 12 बिहार, 14 महाराष्ट्र, 19। तो यहाँ पर जो है सिर्फ जो डी ऑप्शन है ये सही है, सही समूह पूछ रहा है। तो महाराष्ट्र की सीटें जो हैं राज्यसभा में कितनी हैं, 19 हैं। तो शेष जो है अगर हम बाकी की देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश की इम्पोर्टेंट है हमेशा, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा सीटें वहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो है सबसे ज़्यादा सीटें राज्यसभा में हैं, तो 31। और उत्तर प्रदेश से लगभग आधी बिहार की हो जाएंगी, 16। और अगर हम बात कर लें राजस्थान की, तो राजस्थान की टोटल सीट कितनी है, 10 हैं, इसके 10 हैं। तो ये सारे सही ऑप्शन हो गए इनके, और ये सारे गलत हैं, जो दिए हुए ये गलत हैं। चलिए देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन जो है डी सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर कितनी बार पुनर्विचार के लिए कह सकता है। एक बार भी नहीं, एक बार, 3 बार या कोई संख्या निश्चित नहीं है। तो अनुच्छेद 74 में ये प्रावधान किया गया है। 74 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार जो है पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। लेकिन जो है अगर मंत्रिपरिषद ने दोबारा जो है दी गई सलाह मानने के लिए जो दोबारा भेज देता है, दोबारा उस प्रावधान को, उस प्रस्ताव को भेजता है, तो फिर जो है जो भी देता है, चाहे चेंज करे चाहे ना करे, जैसा भी देता है, तो उसको जो है तब राष्ट्रपति बाध्य हो जाता है अपनी सहमत देने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है सही है। आगे देखेंगे, निम्न वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। भारत के राष्ट्रपति के पास वीटो निषेधाधिकार की शक्ति होती है। धन विधेयकों पर राष्ट्रपति इसका प्रयोग नहीं कर सकता है। तो ये जो है कथन आपको कोर्ट के द्वारा सही बताना है कि कौन सा जो है सही है। तो यहाँ पर है 1 सही, दूसरा गलत, 1 व 2 दोनों सही हैं, और 1 गलत व 2 सही, 1 व 2 दोनों गलत हैं। तो यहाँ पर जो है दोनों सेंटेंस ही सही हैं। और तो ये जो है इसको सी मान लीजिए कि बी मान लीजिए, उल्टा दे रखा है, तो जो भी मान लीजिए 1 2 दोनों सेंटेंस यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे, क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य था। तो कौन था, चंद्रशेखर थे, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई या लाल बहादुर शास्त्री। तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इंदिरा गांधी। जब इंदिरा गांधी पहली बार बनी थी प्रधानमंत्री, कब बनी थी, 1966 में ये पहली बार प्रधानमंत्री बनती हैं, तो ये राज्यसभा की अध्यक्ष थी, ये राज्यसभा की सदस्य थी। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में महान्यायवादी के पद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको यहाँ से सही कथन उठाना है, सही पर ध्यान देना है। उसे भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार होगा। वह अपने कर्तव्य का निष्पादन सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में करेगा, या उसका जो है उसका एक निश्चित कार्यकाल होगा। भारत के राष्ट्रपति उस व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करते हैं जिसे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकने के लिए योग्यता प्राप्त है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि उसे भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार होगा। ऑप्शन ए ये सही होगा। और जो महान्यायवादी होता है वो सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी होता है, और महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, और उस व्यक्ति को करता है जिसको जो है उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यताएं जिसके पास होंगी, तो उसको करता है। यहाँ पर क्या है, उच्च न्यायालय दिया है, इसलिए ये सेंटेंस गलत हो गया है। वह अपने कर्तव्यों का निष्पादन सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के लिए करेगा, तो ये भी गलत है। और उसका निश्चित कार्यकाल होता है, नहीं होता है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। तो यहाँ पर सिर्फ ये जो है एक सही हो रहा है, बाकी सब में गलतियाँ हैं थोड़ी थोड़ी सी। चलिए देखेंगे ऑप्शन, हम यहाँ पर ए सही हो गया। अगला देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला, कि संविधान में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का उपबंध है। यह किस अनुच्छेद में निहित है, अनुच्छेद 343 में, या अनुच्छेद 344 में, या अनुच्छेद 345 में, या अनुच्छेद 346 में, किसमें जो है ये उपबंधित है। तो यहाँ पर भी जो अनुच्छेद 344 है ये सही हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी में जो है ये
जो है प्रावधान किया गया है। और जो ये आयोग होगा, सलाह देने के लिए आयोग जो होगा ये 30 सदस्यीय होगा, यानी कि इसमें 30 सदस्य होंगे, सदस्यीय ये आयोग होगा। इसमें जो 20 सदस्य लोकसभा से होंगे, 10 राज्यसभा से होंगे, तो 20 जो है कहाँ से होंगे, लोकसभा से होंगे और 10 होंगे राज्यसभा से। ठीक है, तो ये 30 सदस्यीय आयोग होगा। चलिए यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संस्थात्मक व्यवस्था अधिनायक नहीं हो सकती क्योंकि जो राज्याध्यक्ष है नाम मात्र का है, सरकार उत्तरदायी है, सरकार की जवाबदेही है, उपर्युक्त सभी। तो ये हमारी जो भारतीय संस्थात्मक व्यवस्था है ये अधिनायक नहीं बन सकती क्योंकि ये सभी बातें सही हैं। जो यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष है हमारे राष्ट्र का, वो नाम मात्र का है, सरकार जो है उत्तरदायी है और सरकार की जवाबदेही बनती है। तो ये ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। तो किसमें बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति जो है बाध्यता उसकी वहाँ पर दिखाई गई है, कौन से अनुच्छेद के द्वारा, 25वां, 38वां, 42वां या 45वां। तो कौन सा संशोधन था, आप सभी को ये बात पता होगी मुझे लग रहा है, जिन्होंने अच्छे से स्टडी की है। तो जो ये ऑप्शन सी है 42वां, जब इमरजेंसी के बाद जो 1976 में ये हुआ था, कब हुआ था, इमरजेंसी के दौरान हुआ था 75 में इमरजेंसी आई थी, 76 में ये 42वां संवैधानिक संशोधन होता है और इसको लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। लघु संविधान के नाम से भी इसे जो है जाना जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए थे संविधान में, तो इसको नाम दे दिया गया। और इसी में जो है ये प्रावधान किया गया था कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य होगा। फिर क्या हुआ कि 44वां जब जनता पार्टी आई तो उसने जो है लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए फिर से तो क्या किया, उसने जो है संशोधन किए और काफ़ी सारी चीज़ों को फिर से जो है रिस्टोर किया। तो उसमें फिर ये क्या कहा गया, 78 में 44वां कब आया था, 44वां जो है आया था 1978 में आया था। और इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति जो है एक बार जो है विचार के लिए, पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को जो वो प्रस्ताव है वो वापस भेज सकती है, लेकिन उसके बाद अगर मंत्रिमंडल फिर से वही चीज़ दे देती है चेंज करके या बिना चेंज के, तो वो बाध्य होगा मानने के लिए। तो एक बार का इसमें ऑप्शन दे दिया गया था 44 में जो संविधान संशोधन हुआ था 1978 में जनता पार्टी द्वारा, और ये इंदिरा गांधी के द्वारा, जो इंदिरा गांधी सरकार थी उसमें हुआ था, इमरजेंसी के दौरान हुआ था, 1976 में हुआ था। तो चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कोई मंत्री जो मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना चाहता है वो अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा। किसको करेगा, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा के अध्यक्ष को, दल के अध्यक्ष को। तो जो ये मंत्रिपरिषद से जो त्यागपत्र देना चाहता है कोई मंत्री, तो ये अपना जो त्यागपत्र है ये राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पे नियुक्ति करता है इसकी, और फिर क्या करेगा, ये अपना जो है त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से जो है इसको स्वीकार करेगा, तो स्वीकृति दे देगा राष्ट्रपति, आ जाएगा ऑप्शन में। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से संविधान द्वारा क्या सुनिश्चित किया जाता है। कार्यपालिका की शक्तियाँ, संविधान की बात हो रही है, शासक एवं शासित के बीच संबंध, सरकार की विभिन्न संस्थाओं के बीच संबंध, उनकी संरचना, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर जो है ये जितनी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं ये सभी संविधान के द्वारा सुनिश्चित कर दी जाती हैं। कार्यपालिका की शक्तियाँ, शासक एवं जो शासित होंगे यानी कि जो नागरिक होंगे, तो लीडर और सिटीजन्स जो होंगे इनके बीच में संबंध कैसे होंगे, जो विभिन्न संस्थाएं हैं उनके बीच में कैसे संबंध होंगे, उनकी संरचना कैसे की जाएगी, आदि आदि सब कुछ जो है संविधान में सुनिश्चित कर दिया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है संघीय कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है, प्रधानमंत्री के, संसद के दोनों सदनों के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति या लोकसभा के प्रति। तो संघीय कार्यपालिका की बात हो रही है
और ये किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये जो है ऑप्शन डी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। जो 75 का सब सेक्शन 3 है, इसके अनुसार संघीय कार्यपालिका सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो क्या है 75 का सब सेक्शन 3, इसके अनुसार जो है, इसके अनुसार क्या है कि संघीय कार्यपालिका जो है किसके सामूहिक रूप से जो लोकसभा है निम्न सदन उसके प्रति उत्तरदायी होगी। चलिए देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, राष्ट्रीय एकता परिषद का उद्भव किस सन में हुआ था? राष्ट्रीय एकता परिषद की बात हो रही है 1950 में, 1952 में, 1986 में या 1989 में? तो ये 1986 में जो है राष्ट्रीय एकता परिषद का जो है क्या है गठन किया गया था। और जो तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, इन्होंने जो है इसकी स्थापना करवाई थी। और ये संविधान के बाद, यानी संविधान के साथ इसका अस्तित्व नहीं था, संविधान के बाद ही इसका अस्तित्व आया है। और इस परिषद का मुख्य उद्देश्य होता है कि अखिल भारतीय स्तर पर अल्पसंख्यकों के लिए कार्य करना। तो इसमें क्या है, अल्पसंख्यकों के लिए कार्य, ये इसका जो है उद्देश्य है किसका? राष्ट्रीय एकता परिषद का। और जो राजीव गांधी थे उनके समय में आई थी, राजीव गांधी जब पीएम थे, कब आई थी? 1986 में आई थी। चलिए देखेंगे यहाँ पर सी ऑप्शन जो है सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो राष्ट्रीय केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा, संविधान के संशोधन द्वारा, संविधान के पारित एक अधिनियम के द्वारा और भारत के राष्ट्रपति जो हैं उनके आदेश द्वारा। तो संसद के पारित एक अधिनियम के द्वारा। और इसका गठन कब होता है? गठन जो है 19 जनवरी 1992 में होता है। और जो है इसके लिए अधिनियम, जो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब आता है? तो ये 1919 में आता है। तो 1919 में ये जो है पारित किया जाता है, अधिनियम आता है। अधिनियम की बात करें तो 1919 में आता है और गठन 1992 में होता है। ये इम्पोर्टेंट है, आगे देखेंगे। राष्ट्रीय पद की रिक्त स्थान भरा जाना चाहिए 90 दिनों में। जो राष्ट्रपति का अगर पद रिक्त हो जाता है तो उसका स्थान कितने दिनों में भरा जाना चाहिए? 1 वर्ष में, 6 माह में, संसद द्वारा निर्धारित समय में। तो ये यहाँ पर भी जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि 6 माह में जो है ये रिक्त स्थान भर देना चाहिए। तो ये अनुच्छेद 62 में इसका प्रावधान किया गया है कि 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति की अवधि होगी, लेकिन अवधि पूर्ण होने से पहले अगर कुछ हो जाता है, जैसे कि मृत्यु हो जाती, त्याग पत्र दे देते हैं या महाभियोग लग जाता है उन पे, या किसी और कारण से अगर रिक्त होता है स्थान, तो उसको भरने के लिए 6 माह जो है 6 माह के भीतर जो है भर दिया जाएगा। देखेंगे यहाँ अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में आर्थिक आपातकाल कितनी बार लागू किया गया है? कितनी बार? 3 बार, 2 बार, केवल 1 बार या कभी नहीं? तो ऑप्शन जो है डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आर्थिक आपातकाल कह लें या आप इसको वित्तीय आपातकाल कह रहे हैं, तो भारत में जो है वित्तीय आपातकाल कभी भी नहीं लागू हुआ है। अभी तक जो है वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। और वित्तीय आपातकाल के उपबंध कहाँ है? 360 में है। 360 में इसका जो है उपबंध किया गया है। चलिए देखेंगे आर्थिक आपातकाल, अनुच्छेद 360 में इसका जो है उपबंध किया गया है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कोलेजियम प्रणाली जुड़ी है, किससे जुड़ी है? कार्यपालिका से, विधायिका से, न्यायपालिका से, संघ राज्य संबंधों से। तो भारत में कोलेजियम प्रणाली जो है न्यायपालिका से जुड़ी हुई है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। और यह प्रणाली क्या है? 28 अक्टूबर 1998 को 3 जजों के मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिए प्रभाव में आई थी। और इसमें होता है क्या है कि कॉलेजियम प्रणाली में होता यह है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के 4 अन्य वरिष्ठ जज होते हैं। तो लिख लेते हैं CJI होते हैं और एंड 4 वरिष्ठ
वरिष्ठ जज होते हैं, कहाँ के? सुप्रीम कोर्ट के। इनके द्वारा जो है एक वरिष्ठ जजों का एक पैनल बनता है जो जजों की नियुक्ति व तबादले की सिफारिश करता है, यानी कि इनकी सलाह पर ही राष्ट्रपति जो है जजों की नियुक्ति वगैरह करेगा। तो पहले क्या होता था, इससे पहले कि मतलब वहाँ थोड़ा सा मनमानी चलती थी और राजनीतिक प्रभाव आ जाता था, तो ये चीज़ें डेवलप की गई है। चलिए आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो निम्न में से कौन राष्ट्रपति की तरह कार्य कर सकता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष या भारत के महान्यायवादी। तो अगर भारत का राष्ट्रपति नहीं है और उपराष्ट्रपति भी उपस्थित नहीं है तो कौन करेगा? जो भारत का ये मुख्य न्यायाधीश हैं, ये क्या कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। और अगर हम बात करें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश में ऐसा कौन है, तो जो एम हिदायतुल्लाह हैं, ये एकमात्र ऐसे हैं जो क्या है कि जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। एम हिदायतुल्लाह, एम, ये इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिए इसको। एम हिदायतुल्लाह एकमात्र ऐसे जो हैं मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने जो है 20 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई कितने कम टाइम के लिए 20 जुलाई जो है 1969 से लेकर के और ये अगस्त तक इन्होंने काम किया था। और 24 अगस्त 1969, 24 अगस्त 1969, तो ये वही 1 महीना के आसपास इन्होंने कार्य किया था। कैसे? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। तो एम हिदायतुल्लाह, ये आपको ध्यान रखना है। एम हिदायतुल्लाह ने जो है भारतीय मुख्य एकमात्र ऐसे जो न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश CJI, जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन आहूत करता है? भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राज्यसभा का सभापति। तो कौन आहूत करता है? आहूत करने की बात हो रही 108 के अंतर्गत। तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति जो है आहूत करता है यदि किसी साधारण विधेयक में संसद के दोनों सदनों में जो है कोई मतभेद हो जाता है, तो जो अवरोध होता है उसको दूर करने के लिए 108 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और इस बैठक में साधारण बहुमत से जो है डिसीजन लिया जाता है, यानी साधारण बहुमत से क्या है प्रस्ताव को, विधेयक पारित किया जाता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वही इसकी अध्यक्षता करता है। तो ये बातें हो गई सारी साधारण बहुमत से, ये लिख लेते हैं, साधारण बहुमत से निर्णय यानी कि प्रस्ताव पारित जो भी है निर्णय लिया जाता है। चलिए आगे देखेंगे हम। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है सही हो रहा है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह क्या रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ कार्यकारी शक्ति निहित है। तो संघ की कार्यकारी किसमें निहित है? राष्ट्रपति में, उपराष्ट्रपति में, राज्यपाल में या प्रधानमंत्री में। तो अनुच्छेद 53 के तहत जो संघ की कार्यकारी शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। और अनुच्छेद 5 जो भाग 5 है, भाग 5 अनुच्छेद 53 और क्या है भाग 5 में ये प्रावधान किया गया है। और जो राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है कि तीनों सेनाओं का प्रधान होता है। और राष्ट्रपति की योग्यता की बात करें तो वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष भारत का नागरिक हो वो तो ठीक है, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, है ना, पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। तो लोकसभा का सदस्य की योग्यता उसमें होनी चाहिए, यानी कि जो लोकसभा सदस्य की योग्यताएं होती हैं वो उसके पास भी होनी चाहिए। तो ये राष्ट्रपति की योग्यता हो गई। और भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक, ये सारी बातें हो गई। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में दी गई है? तो यहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन की बात हो रही है अनुच्छेद 13 में, 14 में, 19 में या 21 में। तो जो अनुच्छेद 13 है
इसी में जो है न्यायिक पुनरावलोकन की क्या दी गई है, शक्ति दी गई है अनुच्छेद 13 में। और अनुच्छेद 13 कहता क्या है कि मूल अधिकारों से असंगत, है ना, ये इम्पोर्टेंट है, मूल अधिकारों से असंगत या उनका जो है कम अल्पीकरण करने वाली जो विधियां होंगी वो शून्य हो जाएंगी। विधियां या तो असंगत होंगी यानी कि उनके विपरीत होंगी, या फिर उनका अल्पीकरण कर रही होंगी, तो विधियां क्या हो जाएंगी, शून्य होंगी, शून्य होंगी, शून्य होंगी। अर्थात ये न्यायिक पुनरावलोकन के योग्य हैं। यह शक्ति क्या है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है। तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसको, जो शक्ति है ये, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को प्राप्त है ये शक्ति, ठीक है, दोनों को ये शक्ति प्राप्त है। एक जगह जो है सारे फैक्ट लिख लीजिए ताकि एक बार में आप बैठें और रिवीजन हो जाए। तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दोनों को प्राप्त है। और ये जो है अनुच्छेद 13 में क्या कहा कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण यानी कि जो कम कर रही हूँ, अल्पीकरण करने वाली विधियाँ शून्य होंगी। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बैठक हेतु विधानसभा के लिए गणपूर्ति होगी तो सदन की कुल ताकत, कुल सदस्य संख्या का आधा हिस्सा, सदन के कुल सदस्यों में से 2/3, सदन के कुल सदस्यों में से 1/10 या 10। तो क्या होगा, विधानसभा की गणपूर्ति की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, 1/10। तो ये जो अनुच्छेद 189 के अनुसार जो है ये प्रावधान किया गया है कि जो विधानसभा की बैठकें होंगी उसकी गणपूर्ति के लिए यानी कि कोरम के लिए सदस्य की कुल संख्या सदस्यों का 1/10 भाग जो है होना चाहिए। लेकिन अगर यह संख्या मतलब सदस्य ही कम है विधानसभा में तो ये संख्या 10 से कम नहीं होनी चाहिए। क्या है कि 10 से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका कुल मिलाकर के ये बात हो गई कि या तो सदस्य संख्या 1/10 हो या फिर 10 हो, इनमें से जो अधिक हो, यानी कि जो अधिक हो, या तो 1/10 हो तो बहुत ही अच्छी बात है, जो क्राइटेरिया है तो वो फिल कर रहा है। अगर नहीं किसी वजह से ये 1/10 नहीं बन पा रहा है तो 10 से अधिक हो, 10 से कम ना हो, तो ये दोनों चीज़ें आवश्यक होती हैं। लेकिन अगर यहाँ दोनों ऑप्शन हैं तो क्योंकि 10 सदस्य तो इसका तो कोई वो हो गया कि जहाँ पर सदस्य उतने नहीं हैं, कम सदस्य हैं, तो वहाँ पर वो बात हो गई। यहाँ पर जो मेन ऑप्शन है यही है तो हम इसी पे टिक करेंगे। आगे क्या है, PIL से जुड़े व्यक्ति कौन है। न्यायमूर्ति भगवती हैं, न्यायमूर्ति वेंकट चिलैया या न्यायमूर्ति RN मिश्र हैं या न्यायमूर्ति संतोष हेगड़े हैं, कौन है। तो जो न्यायमूर्ति भगवती हैं ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। ये जो है PIL से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और इसको बोलते क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये इसका फुल फॉर्म हो गया और इसी का शॉर्ट फॉर्म है PIL, ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। तो इससे जुड़े व्यक्ति कौन है, PN भगवती हैं। और जो PIL अथवा इसको जनहित याचिका भी बोलते हैं, जनहित याचिका देख लीजिए, सारे नाम आपको पता होने चाहिए, किसी भी रूप में पूछ सकता है तो जनहित याचिका भी बोलते हैं। जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित हो गया, लिटिगेशन याचिका हो गई। तो इससे संबंधित जो हैं ये PN भगवती हैं और न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर साहब को जो है ये दोनों लोग इससे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और इनको एक प्रकार से जनहित याचिका के जन्मदाता के रूप में माना जाता है। और इस याचिका के तहत किसी व्यक्ति के किसी संवैधानिक या विधिक अधिकार का अगर उल्लंघन हो रहा है तो मतलब कोई भी व्यक्ति जो है इस बात को संसद में ला सकता है और जो है उसको सुना जाएगा।
और जो व्यक्ति इस बात को संसद तक पहुंचाएगा तो जरूरी नहीं कि वो उस बात से जुड़ा हुआ हो, यानी कि जनहित से प्रेरित, जो जनहित की जिसके पास थोड़ा सा प्रेरणा है जनता के हित करने की, या किसी के परेशानी से वो दुखी हो रहा है, तो वो वाद ले जा सकता है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है मतलब सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन कह क्या रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा पर सवाल उठाया गया? गोलकनाथ केस में, गोलकनाथ केस में, या केशवानंद भारती केस में, या मिनर्वा मिल्स केस में, या ए.के. गोपालन केस में? तो ऑप्शन जो है ए यहाँ सही हो जाए। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा पर जो है सवाल उठाया गया था। और जो गोलकनाथ केस था, इसमें कहा था जो है न्यायालय ने कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति नहीं है। फिर क्या हुआ कि फिर जो केशवानंद भारती केस आता है 1973 में, तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें अपने निर्णय को उलट दिया और कहा कि संसद को मूल अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन की शक्ति है, लेकिन वो आधारभूत ढांचे को छेड़छाड़ नहीं करेगी, लेकिन मतलब कि उसके आधारभूत ढांचे में कोई संशोधन नहीं करेगी। तो ये बात हो गई। और गोलकनाथ की न्यायिक समीक्षा पर सवाल गोलकनाथ केस में जो आया था। आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह क्या रहा है। जिला जज की नियुक्ति का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 232 या अनुच्छेद 230? तो जो ऑप्शन ए यहाँ पर है 233, ये सही हो जाएगा। इसमें प्रावधान किया गया है कि जो जिला न्यायाधीश होगा या जिला जज होगा, इसकी नियुक्त कौन करेगा? जो इसकी नियुक्त राज्यपाल करेगा उच्च न्यायालय की सिफारिश पे। तो राज्यपाल हाई कोर्ट की सिफारिश पे, हाई कोर्ट की सिफारिश पे क्या करेगा? नियुक्त करेगा। तो यद्यपि हमारे भारत में क्या है, संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है, लेकिन जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है ये एकीकृत है। तो हमारे यहाँ भारत की न्यायिक व्यवस्था कैसी है? भारत की न्यायिक व्यवस्था कैसी है? एकीकृत है। एकीकृत। भारत की न्यायिक व्यवस्था एकीकृत है, अर्थात संघ और इकाइयों के न्यायिक व्यवस्था पृथक पृथक नहीं है, है ना। तो ये एक ही भाग का हिस्सा है। और जो है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, और सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पे करता है। 233 के अनुच्छेद 233 में इसका प्रावधान किया गया है। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नांकित संसदीय समितियों में कौन सी वित्तीय समितियां हैं? कौन सी वित्तीय समितियों की बात हो रही जो नीचे दी गई हैं? प्राक्कलन समिति, आश्वासन समिति, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति। तो इसमें जो है ऑप्शन बी आश्वासन समिति, ये जो है क्या है कि ये वित्तीय समितियां, ये वित्तीय समिति नहीं है। और निम्नांकित संसदीय समितियों में कौन सी वित्तीय समितियां हैं? तो ये तीनों हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन ही गलत दिया गया है। समितियां हैं तो यहाँ कोड देना चाहिए, और नहीं है तो फिर यहाँ वित्तीय समिति नहीं है। नहीं, क्वेश्चन चेंज करते हैं, नहीं है, क्योंकि वो आंसर वहाँ से आ ही नहीं रहा है। तो कौन सी नहीं है? चलो हम नहीं को लेकर के देख लेते हैं। तो आश्वासन समिति जो है ये नहीं है। बाकी प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति, तो ये सभी क्या है? वित्तीय समितियां हैं। वित्तीय समितियां हैं। वित्तीय समितियां हैं कौन सी? ये और ये। तो ऑप्शन जो है बी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं हमने जो है नहीं पर फोकस किया है। तो अगर वैसे भी पूछा जाए कि जो है कितनी प्रमुख जो है संसद की 3 प्रमुख वित्तीय समितियां, यानी कितनी प्रमुख वित्तीय समितियां, तो यही 3 हैं। प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति। तो यही जो है प्रमुख वित्तीय समितियां हैं। ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। प्रमुख वित्तीय समितियां कितनी हैं? 3 हैं। 3 प्रमुख जो है वित्तीय समितियां हैं, ये तीनों हैं। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण मानव अधिकार नियम, जिसको पोस्को कहते हैं, किससे संबंधित है? बंधुआ मजदूरी से संबंधित है, या आदिवासियों से है, या महिला से है, या बच्चे से है? किससे है? ऑप्शन जो है यहाँ पर डी सही हो जाएगा। पोस्को क्या है? बेसिकली पोस्को है क्या? पोस्को जो है
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम है। तो यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण का अधिनियम है, ये अधिनियम है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लेना। और इसे बोलते क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। तो देख लेते हैं ये भी, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। तो ये आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, ऑफेंस एक्ट, ये इसका पूरा नाम, जिसको हम पोस्को बोलते हैं, पोस्को शॉर्ट में, ये संक्षिप्त नेम है। और जो आता कब है? ये 2012 में ये कानून आता है, बनाया जाता है। और इसमें जो है अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग सज़ा दी गई है, यानी कि जितना बड़ा लेवल पे अपराध किया जाएगा बच्चों के साथ, तो यौन उत्पीड़न को लेकर के बच्चों के साथ ऐसे काम किए जाएंगे, तो वो जो है उसके अलग अलग लेवल पे अलग अलग अपराध इसमें तय किए गए हैं। आता कब है? जो मेन बात है, वर्ष ये 2012 में इसको जो है बनाया गया है। ठीक है, ये कानून 2012 में बनाया गया है, पोस्को। तो देखें, अब हम अगला क्वेश्चन देखें। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी इतनी थी, उन्हें बता दी हैं। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? तो जो भारत का उपराष्ट्रपति है, इसको शपथ दिलाता है भारत का जो राष्ट्रपति होता है, तो वही। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसका वर्णन कहाँ है? 63 में, जो अनुच्छेद 63 है, तो भारत के उपराष्ट्रपति का प्रावधान करता है। और उपराष्ट्रपति का उसके पद की शपथ जो है राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलवाई जाएगी। तो ऑप्शन देख लीजिए, वो राष्ट्रपति भी हो सकता है, या राष्ट्रपति जो जिस व्यक्ति को नियुक्त करे इस शपथ के लिए, शपथ दिलवाने के लिए, तो उसके द्वारा भी हो सकती है। तो ऑप्शन हमेशा जो है दोनों पे ध्यान रखना, कौन सा ऑप्शन आ जाता है वहाँ पर। तो ये राष्ट्रपति द्वारा, और 63 में इसका प्रावधान किया है कि उपराष्ट्रपति की, जो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ऐसे करके। नेक्स्ट देखेंगे कि अगला कह रहा है, किस संस्था को हाउस ऑफ एल्डर्स के रूप में संदर्भित किया जाता है? लोकसभा को, राज्यसभा को, ग्राम सभा को या विधानसभा को? तो जो राज्यसभा है, इसी को हाउस ऑफ एल्डर्स के रूप में संदर्भित किया जाता है। और राज्यसभा क्या है? वरिष्ठ व्यक्तियों का सदन है, जिसमें वैज्ञानिक, शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ एवं अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ जो हैं शामिल होते हैं, तो इसे वरिष्ठ व्यक्तियों का सदन भी कहा जाता है। ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। आकस्मिकता निधि किसके अधिकार में रखी गई है? जो आकस्मिकता निधि है, ये किसके अधिकार में है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या गृह मंत्री? तो ये जो है ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, राष्ट्रपति के अधिकार में ये रखी गई है। और अनुच्छेद जो 267 है, इसके तहत जो है ये आकस्मिकता निधि का गठन करने की अनुमति देता है। कौन? भारत का संविधान। संसद को ये भारत की आकस्मिकता निधि जो है इसको गठन करने की अनुमति देता है। और यह निधि क्या होगी कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके अधिकार में होगी। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब हम कुछ जो है फैक्ट देख लेते हैं, संबंधित फैक्ट जो है देख लेते हैं। कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ें रह गई हैं उनको देखेंगे अब हम। तो ये जो लोकसभा अध्यक्ष और क्या है? उपाध्यक्ष ये अपना इस्तीफा त्यागपत्र जिसको बोलेंगे, एक दूसरे को देंगे,
देते हैं। ठीक है, अगला फैक्ट देखेंगे कि जो है ये जो भारत की शासन प्रणाली है इसको पारदर्शी बनाने के लिए 12 अक्टूबर 2005 को क्या हुआ कि ये जो 2005 में ये सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना का अधिकार कब आता है? सूचना का अधिकार 2005 में आया। ठीक है, 12 अक्टूबर 2005 में ये पूरे देश में जो है लागू कर दिया गया था, सिवाय जम्मू और कश्मीर को। उस समय क्योंकि जम्मू और कश्मीर जो है उसके लिए कुछ अलग ही प्रावधान थे, तो उसमें नहीं लागू हुआ था, बाकी सब में जो है लागू हो गया था। अगला है कि जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है ये राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत परामर्श देता है? तो देखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट है ये क्या करता है कि अनुच्छेद 143 के तहत, अनुच्छेद 143 के तहत, अनुच्छेद 143 के तहत क्या करता है कि ये राष्ट्रपति को परामर्श देता है, परामर्श देता है। और इसमें जो है राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता कि वो माने, और सुप्रीम कोर्ट परामर्श प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है। तो दोनों जो है बाध्य नहीं है, न देने के लिए और न मानने के लिए। तो शॉर्ट में इसको समझते हैं, दोनों बाध्य नहीं है। ये भी पूछता है, दोनों बाध्य नहीं है, दोनों में से मतलब कोई भी बाध्य नहीं, ना मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है और ना जो है परामर्श देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ही बाध्य है। कोई बाध्य नहीं है, नो बाध्यता, कोई जो है बाध्य नहीं है। अगला हम देखेंगे, अगला फैक्ट क्या है? जो भारत में बजट लागू करने वाली नोडल एजेंसी के रूप में कौन कार्य करता है? तो जो है वित्त मंत्रालय कार्य करता है। देख लेते हैं यहाँ पर इसको भी, वित्त मंत्रालय बजट, भारत में, ऑब्वियसली हम भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत में बजट लागू करने वाली नोडल एजेंसी है, नोडल एजेंसी है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला जज कौन थी? तो सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज कौन थी? जो फातिमा बीबी थी, यही थी पहली महिला जज, फातिमा बीबी थी। ठीक है, आगे देखेंगे कि जो आपातकालीन है, भारतीय संविधान में वर्णित राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां जो हैं, तो देखेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां को जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। आगे देखेंगे कि जो भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग है, तो ये क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग जो कि 61 के तहत प्रक्रिया के तहत लगाया जाता है। महाभियोग है क्या ये? तो ये है अर्ध
न्यायिक प्रक्रिया। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये जो मैं दे रही हूँ, तो इनको नोट कर लीजिए। अगला हम फैक्ट देखेंगे कि जो भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था, तो ये देख लेते हैं। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो ये जो एस राधाकृष्णन थे, ये जो है उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे, या इसको आप सर्वपल्ली भी कह सकते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, तो ये थे। और जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सदस्य होता है, ये तो पता ही है आपको। चलिए आगे देखेंगे। अगला फैक्ट क्या है, जो अनुच्छेद 48 है, अनुच्छेद 148, तो ये क्या करता है कि राष्ट्रपति को जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है। तो राष्ट्रपति को नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की शक्ति देता है। ठीक है, ये हो गया। अगला देखेंगे, जो संघ लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग, तो इसका जो है सदस्य किसके द्वारा हटाया जाएगा, तो इसके आयोग का सदस्य ये सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा। तो संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य किसकी रिपोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति द्वारा क्या हटाया जाएगा। ठीक है, देखें यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको हम देखते हैं। कौन सा है कि जो भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया, व्यवस्था की गई है, वो किस न्यायालय के लिए की गई है, तो सीधा लिखते हैं तदर्थ न्यायाधीश की व्यवस्था जो है कहाँ पर की गई है, ये जो है सर्वोच्च न्यायालय में की गई है। की व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय के लिए है। एक ये निर्वाचन और जो है नियुक्त, निर्वाचन, चयन, इनमें बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो जो पीएम होता है, पीएम, सीएम, ये क्या होते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ये, पीएम नियुक्त किया जाता है। यहाँ पर बच्चे काफ़ी गलती करते हैं, तो ये हो गया। और जो अगला फैक्ट है, जो न्यायाधीशों के वेतन एवं पेंशन संबंधी प्रावधान है, तो वो भारतीय संविधान के किस भाग में हैं, तो ये जो हैं द्वितीय सूची में दिए गए हैं। जो द्वितीय सूची है इसमें दिए गए हैं। तो जो न्यायाधीशों के वेतन एवं पेंशन, ये किसमें, द्वितीय सूची में दिया गया है। द्वितीय सूची
में दिया गया है। यहाँ तो काफ़ी सारे दिए गए, जैसे कि राष्ट्रपति होगा, राज्य के न्यायाधीश, संसद तथा राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष, सभापति, उपाध्यक्ष, उपसभापति, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक के वेतन के संबंध में यही द्वितीय सूची में ही प्रावधान है। लेकिन अभी न्यायाधीशों की बात की तो ये हमने अलग से दे दिया आपको। देखेंगे आगे क्या है। आगे है जो ज्ञानी जैल सिंह थे, ज्ञानी जैल सिंह, भारतीय डाकघर संशोधन बिल को ज्ञानी जैल सिंह ने लंबित रखा। ऐसे लिख लेते हैं, भारतीय जो डाकघर संशोधन, डाकघर संशोधन बिल को जो हमारे राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, तो इन्होंने जो है लंबित रखा था। ज्ञानी जैल सिंह ने लंबित रखा, यानी कि पॉकेट वीटो की बात हो रही है। पॉकेट वीटो की बात हो रही, इन्होंने ही जो है पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था जो भारतीय डाकघर संशोधन बिल था इसमें। और इस बिल में क्या है कि इस विधेयक में जो प्रेस स्वतंत्रता है इसके विरुद्ध कुछ जो है पॉइंट थे वहाँ पर, तो इन्होंने इसको लंबित कर दिया, यानी कि इसको टेबल पे ही पड़ा रहने दिया। ना इन्होंने उसको स्वीकृत दी, ना दोबारा जो है उसके लिए भेजा कि आप इस पर विचार कीजिए, कुछ नहीं किया, इसको टेबल पे ही छोड़ दिया। तो ये पॉकेट वीटो का इन्होंने जो है प्रयोग किया था। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि जो है पॉकेट वीटो का प्रयोग किसने किया, तो ज्ञानी जैल सिंह ने किया है। और कब किया, तो 1986 में किया। 1986 में जो है ये किया था क्या, पॉकेट वीटो का प्रयोग। और इनका कार्यकाल 1982 से 1987 के बीच था, और उसी में जो है 1986 में ये पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया है। अगला एक और है, इसको मैंने NCERT में करा रखा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है तो मैं यहाँ पर दे रही हूँ। 356 को सुरक्षा कपाट जो है किसने कहा है, तो जो ये BR अम्बेडकर हैं, इन्होंने 356 को सुरक्षा कपाट कहा है। तो BR अम्बेडकर ने 356 को सुरक्षा कपाट बोला है, कहा है, बोला है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 356 में क्या है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाए तो ऐसे में क्या होता है कि वहाँ पर राष्ट्रपति जो है शासन लागू हो जाता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट करते हैं इससे संबंधित, जो 356 के अंतर्गत 356 के अंतर्गत जो है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि क्या होगी, अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है, तो अधिकतम अवधि होगी जो है अधिकतम 3 वर्ष जो है होगी। लेकिन 3 वर्ष अधिकतम होगी, लेकिन जब ये शुरुआत होती है तो 6 माह से, यानी कि 6 माह की जो है संसद प्रत्येक 6 माह की स्वीकृति से बढ़ाया जाएगा इसको। तो क्या करेगी, जो कि संसद की प्रत्येक 6 माह की स्वीकृति से जो है इसे बढ़ाया जाएगा, स्वीकृति से बढ़ाया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि पहले 6 माह की लगेगी, अगर वहाँ तक हालात सुधर गए तो ठीक है,
राष्ट्रपति शासन हट जाएगा, हालात नहीं सुधरते हैं तो फिर 6 माह बढ़ाया जाएगा। ऐसे 6-6 माह करके अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद नहीं बढ़ाया जा सकता है, या तो हालात सुधर जाएंगे या फिर वहाँ पर जो भी कुछ और ऑप्शन देखा जाएगा। 6-6 माह तक के लिए ये बढ़ाया जा सकता है। आगे देखेंगे कि जो है किसी राज्य की राज्य कानून जो होते हैं, यानी कि राज्य में जो कानून बनाए जाते हैं, राज्य कानून की क्या संवैधानिक वैधता को चुनौती कहाँ कहाँ दी जा सकती है। तो सीधा आंसर लिखते हैं, चुनौती सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में दी जा सकती है, दोनों में दी जा सकती है। ठीक है, तो अभी हमने बात की है कि जो हमारी यहाँ न्यायालय व्यवस्था है, न्यायिक न्यायालय की व्यवस्था है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय के अधीन एकीकृत व्यवस्था है। तो सर्वोच्च न्यायालय के अधीन एकीकृत व्यवस्था जो हमारी न्यायालय की व्यवस्था है। ठीक है, और आगे देखेंगे हम कि जो प्रथम जनहित याचिका है, इसके रूप जो प्रथम जनहित याचिका के रूप में कौन सा वाद प्रसिद्ध है। तो हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्यवाद प्रथम जनहित याचिका तो कौन है, हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्यवाद ये प्रथम जनहित याचिका के रूप में जो है फेमस है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट ही हम आपको दे रहे हैं। तो ये हो गया। आगे देखेंगे, कुछ और फैक्ट्स बचे हैं। एक फैक्ट और है कि जो राज्यसभा में जो सदस्य जाते हैं, प्रत्येक राज्य से प्रतिनिधि जाते हैं, तो उनका निर्वाचन कौन करता है। तो उनका निर्वाचन जो है ये विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि जाते हैं, तो उनका जो है संबंधित राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है उनका निर्वाचन करते हैं, तब हो जाते हैं वहाँ पर। आगे देखेंगे कि भारत का राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है, 12 सदस्य मनोनीत करता है। और कौन कौन से क्षेत्र से होते हैं। तो ये होते हैं कि कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, इन क्षेत्रों से होते हैं। अगर हम राज्यों की बात करें तो वहाँ पर एक क्षेत्र और जुड़ जाता है, जो स्वतंत्रता आंदोलन के प्रख्यात व्यक्ति होंगे उनको, वो एक और ऑप्शन वहाँ पे जुड़ जाता है। तो यहाँ पर होते हैं कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा 4, वहाँ पर 5 हो जाते हैं। चलिए आगे देखेंगे। जो भारत की संघीय न्यायपालिका है, भारत की संघीय न्यायालय की स्थापना जो 1935 का अधिनियम है,
1935 के अधिनियम द्वारा 1937 में की गई थी। 1937 में की गई, यानी कि 35 के अधिनियम में इसका जो है प्रावधान किया गया था और 1937 में ये गठित कर दी गई थी, यानी कि इसकी स्थापना कर दी गई थी 1937 में। और ये जो 1935 का अधिनियम था, इसमें क्या था कि केंद्रों से जो है द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में जो है द्वैध शासन लागू कर दिया गया था, और जो प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त करके केंद्रों में द्वैध शासन लागू किया गया था और प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी इसी अधिनियम के द्वारा। और इसी में जो है संघीय न्यायालय की भी व्यवस्था की गई थी, जो कि 1937 में स्थापित हो गया था दिल्ली में। चलिए आगे देखेंगे हम। अगला है कि जो आपातकाल की घोषणा, जो राष्ट्रीय आपातकाल है, इमरजेंसी आपातकाल की घोषणा कैसे होगी कि जो कैबिनेट की लिखित सलाह पर होगी, राष्ट्रपति करेगा। तो आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति किस पे करेगा? कैबिनेट की लिखित सलाह पर करेगा। लिखित सलाह पर करेगा। ये प्रावधान कब किया गया? तो ये जो प्रावधान किया गया था 44वें जो संविधान संशोधन था उसके द्वारा, जो 44th अमेंडमेंट था, संविधान संशोधन, इसके द्वारा किया गया था। और कब किया ये 44th अमेंडमेंट होता कब है? तो ये 1978 में होता है। 1978 में होता है, जनता पार्टी की जब सरकार आती तब होता है। ये होता क्यों है, इसके पीछे की हिस्ट्री। तो इसमें जब 75 का इमरजेंसी लगी थी तो एक फ़ोन कॉल पे जो है उस समय के राष्ट्रपति इंदिरा गांधी जी ने एक फ़ोन कॉल किया और उस समय के राष्ट्रपति ने इमरजेंसी लगा दी। तो उसके बाद जब जनता पार्टी आई तो उसने ये प्रावधान किया, 44th अमेंडमेंट करके ये प्रावधान किया कि जो कैबिनेट है, तो कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही राष्ट्रपति आपात घोषणा कर सकता है, और जब तक लिखित सलाह नहीं दी जाएगी तब तक ऐसी घोषणाएं नहीं की जाएंगी कि एक फ़ोन कर दिया और घोषणा हो गई। तो मतलब जो इमरजेंसी लगी थी उसकी मतलब जो कमियां थी संविधान की, उसको 44th में दूर किया गया था और ये प्रावधान किया कि लिखित सलाह पर ही घोषणा की जाएगी। ठीक है। जो संवैधानिक प्रावधान है, देखें कि संवैधानिक प्रावधान के अनुसार वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत जो है करता है। तो ये देख लेते हैं। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार, जैसा कि संविधान में दिया गया है, प्रावधान के अनुसार जो ये वित्त मंत्री है, यानी कि अनुसार वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन किसको? राष्ट्रपति को देगा। अनुसार वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति को देगा। जो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो है, ये किसके द्वारा? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा इसकी नियुक्त की जाती है। तो लोकसभा का अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्त करता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है।
आगे देखेंगे, ये जो है नई अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन करने का, नई अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन का अधिकार, या कह लें कि अनन्य अधिकार किसको है, ये जो राज्यसभा है इसको है अधिकार, राज्यसभा को है। और ये संविधान के अनुच्छेद 312 में दिया गया है कि राज्यसभा को नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार है। तो वेरी इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 312 में ये बात कही जाती है। और देखेंगे आगे, जो पॉकेट वीटो का प्रथम उपयोग किसने किया था, ज्ञानी जैल सिंह ने किया था, वो तो हमने बात कर ही ली है। और एक यहाँ पर फेमस कथन है कि केवल कार्यार्पित नौकरशाही सामाजिक परिवर्तन ला सकती है, ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया है। तो और ये किसने कहा था, ये इंदिरा गांधी ने 1970 के दशक में कहा था कि जो समर्पित नौकरशाही की बात की थी, और यानी कि नौकरशाही जो समर्पित होनी चाहिए, और इसी में कहा था केवल कार्यार्पित नौकरशाही सामाजिक परिवर्तन ला सकती है। तो इसको हम लिख लेते हैं, केवल कार्यार्पित नौकरशाही सामाजिक परिवर्तन ला सकती है। किसने कहा, इंदिरा गांधी ने कहा। ठीक है, ये इंदिरा गांधी ने कहा है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इजी भी है। इंदिरा गांधी ने कहा, 1970 में कहा था, 1970 में कहा था। ठीक है, तो ये हमने जो है क्वेश्चन के थ्रू और जो ऐसे ही फैक्ट के थ्रू में जो भी आपको दिया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसके नोट्स बना लें, या फिर ये पीडीएफ मैं डाल दूँगी इसमें, अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, तो आप वहाँ हमें ज्वाइन कर लें और ये पीडीएफ वहाँ से अवेल कर लें। तो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं पीडीएफ इसमें, क्योंकि सारे ऑप्शन ऐसे ही टिक रहेंगे और जो हमने एक्सप्लेन किया है तो वो भी रहेगा। तो आप पीडीएफ भी फटाफट घुमा करके देख सकते हैं। ये सारे फैक्ट्स उसी में रहेंगे। आपको अगर नहीं लिखना है तो टेलीग्राम ज्वाइन करके ये मैं टेलीग्राम में इसको डाल दूँगी और आप वहाँ से इसको ले लीजिए और इसके नोट्स बनाइए। कॉम्पैक्ट नोट्स तो बना ही लीजिए और जो है बार बार रिवीजन कीजिए। जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा जो है फैक्ट्स कंठस्थ होते जाएंगे। और इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर के हमने दिए हैं, बहुत ही एनालिसिस बेसिस पे हमने ये जो है वीडियो बनाया है। तो एटलीस्ट इसके तो सारे नोट्स आप एक जगह कर ही लेना। बाकी आप कहीं और से कोई और अच्छे जो है नोट्स दे रहा है तो वो भी अच्छी बात है, आप वहाँ से भी कर लीजिए। और अब यहीं पर जो है इसको समाप्त करेंगे और वीडियो को लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से ऐसे ही इम्पोर्टेंट जो है कंटेंट निकलते रहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट मैं देती रहती हूँ टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे टाइम की नीड होती है, जैसे हर स्टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसी अकॉर्डिंग मैं जो है कंटेंट यहाँ से निकालती रहती हूँ। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ यहीं पर हम रोकेंगे इस वीडियो को। धन्यवाद।